हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 13 मार्च की और दिन है बुधवार का। इस वक्त पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है और चर्चा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA की, जो कि देश भर में लागू हो गया है। अब इसके लागू होने के बाद ही विरोध भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने CAA को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनके रोक लगाने से CAA पर रोक लग सकती है और इन राज्यों के पास क्या विकल्प है। इन सभी की चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CAA को लेकर सरकार ने दिया नया अपडेट। अल्पसंख्यक पीड़ित आवेदकों के लिए एक नई पहल होगी शुरू। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का अब खुलेगा राज। NIA की गिरफ्त में एक संदिग्ध, पूछताछ जारी। बेंगलुरु में बढ़ रहा पानी का संकट। कर्नाटक सरकार ने स्विमिंग पूल में पानी के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। बढ़ती गर्मी से आज राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली, यूपी के अलावा कई राज्यों में बारिश की अलर्ट। अगर मिली धमकी तो इस्तेमाल करेंगे परमाणु हथियार, पुतिन ने दी चेतावनी। अमेरिका में फिर बाइडेन वर्सेस ट्रंप। प्राइमरी चुनाव में दोनों नेताओं ने हासिल की जीत। NHAI ने अपडेट की फास्टैग प्रोवाइडर लिस्ट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ बाहर। IPL 2024 से बाहर होने के बाद शमी ने अपनी चोट पर दिया अपडेट। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ देश भर में CAA लागू हो गया और अब बुधवार को सरकार ने CAA को लेकर एक नया अपडेट दिया है। बता दें कि सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासी आवेदक CAA को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों की सहायता के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। ऐसे में CAA 2019 से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में कर्नाटक के बल्लारी से शब्बीर नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। मामले में उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये वही व्यक्ति है जो CCTV में कैद हुआ था या नहीं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। शब्बीर को आज सुबह बिल्लारी से गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर पुलिस सूत्रों ने कहा कि शब्बीर को मुख्य संदिग्ध का साथी माना जाता रहा है, जिसे विस्फोट से ठीक पहले सुरक्षा कैमरे के फुटेज में कैफे में एक बैग छोड़ते हुए देखा गया था। 3 मार्च को मामले में अपना हाथ में आने वाले एंटी टेरर एजेंसी ने मुख्य संदिग्ध की पहचान करने के लिए जनता से सहायता की मांग, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने 1 मार्च को लोकप्रिय बेंगलुरु भोजनालय में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED लगाया था। जांच टीम के अनुसार घटना के बाद संदिग्ध ने अपने कपड़े बदले और बस से अलग अलग स्थानों पर यात्रा की। रामेश्वरम कैफे ने पिछले सप्ताह सुरक्षा उपायों के लिए परिचालन फिर से शुरू कर दिया था। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैंड हेल्ड डिटेक्टर्स का उपयोग करके ग्राहकों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर में जल संकट के बीच बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी है। मंगलवार को आदेश दिया कि स्विमिंग पूल में पीने का पानी, जिसे पोर्टेबल पानी भी कहा जाता है, उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। बोर्ड ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी बेंगलुरु में पानी की कमी पर राजनीति कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कल राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है। उन्हें जो करना है कर दे, पहले उन्हें केंद्र सरकार से संपर्क करने दें और महादई और मेकेदातु परियोजनाओं की अनुमति देने के लिए कहे। डिप्टी CM ने कहा कि बेंगलुरु में पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है। ये भाजपा है जिसने पानी की कमी पैदा की है। वो क्या कर रहे हैं? हम तमिलनाडु को कानूनी रूप से जो मांगा गया है वो प्रदान कर रहे हैं। बेंगलुरु को पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। DK शिवकुमार, जो बेंगलुरु के नोडल मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि सरकार संकट से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। वहीं देश के अधिकतर राज्यों में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड का सिलसिला बरकरार है। इस बीच मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 और 14 तारीख के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। बात करें विदेशी खबरों की तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर रूसी राज्य संप्रभुता या स्वतंत्रता को खतरा होता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बुधवार को सुबह जारी रूसी राज्य टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी ऐसे तनाव से बचेगा जो परमाणु हथियार को जन्म दे सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रूस की परमाणु ताकतें इसके लिए तैयार हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार किया है, पुतिन ने इसके जवाब में कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि मॉस्को यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा और बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे। इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सौदे के लिए पश्चिम से ठोस गारंटी की आवश्यकता होगी। बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बार फिर से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आमना सामना होगा। CNN के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर अपनी दावेदारी को पक्का कर लिया है। CNN के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। ट्रंप ने बुधवार की सुबह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल की है, जबकि बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करते हुए एक दिन पहले अपनी दावेदारी को पक्का कर लिया था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मतदाताओं ने बुधवार को जॉर्जिया, मिसिसिपी और वॉशिंगटन में राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों में मतदान किया था। इससे पहले मंगलवार को डेमोक्रेट्स के प्राइमरी चुनाव के लिए मतदान किया गया था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और बाइडेन के बीच 2020 के चुनाव अभियान के बाद दोबारा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रंप इस बार 91 आरोपों के साथ चुनावी मैदान में होंगे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 में अमेरिकी कैपिटल में हुई हिंसा में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने 2016 के चुनाव से पहले एक पॉर्न फिल्म स्टार को धन भुगतान किया था। इस बात को उन्होंने छुपा कर रखा था। बता दें कि अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले साल 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला हुआ था। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लग गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैन होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे PPBL को फास्टैग सर्विस देने वाले बैंकों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके बाद NHAI ने फास्टैग सर्विस देने वाले बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची को अपडेट किया है। अगर आप भी पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास मौका है। आप फास्टैग को पोर्ट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि कौन से बैंक या फिर NBFC में फास्टैग सर्विस उपलब्ध है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, इलाहाबाद बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक। इन बैंकों और NBFC संस्था के अलावा कई और बैंकों में भी फास्टैग सर्विस उपलब्ध है। वहीं बेंगलुरु की RV यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कॉलेज के मिनर्वा ऑडिटोरियम में टीफा 2024 का आयोजन किया। इस इवेंट का उद्देश्य बेंगलुरु में आयोजित आगामी 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल से मीडिया को परिचित करवाना था। इस इवेंट को सिनेमैटिक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया। मीडिया को अपने संबोधन में सम्मानित मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट BIFF के निदेशक श्री विद्या शंकर ने सिनेमा के भविष्य के लिए आशावादी बताया। उन्होंने खास तौर पर स्टूडेंट इनिशिएटिव वाली इस पहल के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने दुनिया भर में 300 नए फिल्म निर्माताओं की बनाई शॉर्ट फिल्म के समाज पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव पर भी बात की। ये फिल्म फेस्टिवल 14 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च को इसका समापन होगा, जिसमें नए टैलेंट्स को पहचान मिलेगी। बात कर लेते हैं खेल जगत की। देखिए, भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के चलते IPL 2024 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। सर्जरी के बाद शमी ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी की थी। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वर्ल्ड कप के बाद से शमी ने कोई भी मैच नहीं खेला है। वो AD की चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे।
शमी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर फैंस को अपने ठीक होने की जानकारी दी और कहा कि उनके टाके हटा दिए गए हैं। शमी ने कहा कि वो फैंस की दुआओं के लिए आभारी हैं और अपने ठीक होने के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने 12 मार्च को जानकारी दी थी कि शमी एडी की चोट के चलते आगामी आईपीएल 2024 के पूरे सीजन से बाहर रहेंगे। वो मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई सचिव जय शाह ने जानकारी दी थी कि शमी आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 से भी बाहर रहेंगे। तो ये थी खबरें। अब फटाफट से सीएए की बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में किया था। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सीएए देश भर में लागू हो गया। एनडीए के अलावा कुछ अन्य दलों ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी के अलावा कई दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकार ने तो इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से भी साफ इनकार कर दिया है। विरोधी दलों की दलील ये है कि संप्रदाय में विभाजन करने वाला ये कानून है। कानून को मुस्लिम विरोधी भी बताया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी कुछ राज्य सरकारें इसे लागू नहीं होने देने पर अड़ी हुई हैं। अब कौन कौन से राज्य विरोध में है, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। देखिए, पिनरई विजयन जो कि केरल के सीएम है, उनका कहना है कि हमारी सरकार ने बार बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा। ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का कहना है कि सीएए विभाजनकारी है और इसे तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी डिटेंशन कैंप बनाने की अनुमति नहीं देंगे और न ही यहाँ किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत देंगे। इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि सीएए मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र का ये कदम कई लोगों को फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में सीएए को लागू करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में केंद्र के कानून को कोई भी राज्य सरकार लागू होने से मना कर सकती है? तो वरिष्ठ वकील मनीष भदौरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून राज्यों को लागू करना ही पड़ता है, क्योंकि राज्यों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य को कानून लागू करने में कोई आपत्ति है या उन्हें लग रहा है कि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून पर स्टे या केंद्र को कोई निर्देश देता है तो उस स्थिति में मामला अलग हो सकता है। अब ऐसे में संविधान क्या कहता है वो भी जान लीजिए। देखिए, संविधान कहता है कि सीएए को राज्य सरकारों को लागू करना ही होगा, क्योंकि इससे संसद से पारित किया गया है और नागरिकता का मामला संघ सूची में आता है। अनुच्छेद 246 में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वर्गीकरण किया गया है। इसमें 3 स्तरों पर कानून निर्माण शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में रक्षा, रेलवे, विदेश और बैंकिंग जैसे मामले आते हैं। राज्य सूची में भूमि, शराब, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि जैसे मामले हैं। जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे में अमित शाह ने भी तस्वीर साफ कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोल रहे हैं कि सीएए के लागू होने से देश के अल्पसंख्यक अपनी नागरिकता खो देंगे। सीएए में किसी की नागरिकता भी छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।